अतुल्य बात हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह 12th क्लास का नया सिलेबस। आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान बोर्ड ने, आरबीएसई बोर्ड ने और 12th क्लास में जो नया सिलेबस निर्धारित किया है वह एनसीईआरटी बेस्ड है। जो एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का सिलेबस है उसी को अब राजस्थान बोर्ड में भी लागू कर दिया गया है, जिसके चलते पिछले साल तक जहां हम इतिहास की एक ही बुक पढ़ रहे थे उसके स्थान पर अब एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 3 किताबें हमें पढ़नी होंगी। और इन बुक्स का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, जो हमारी बुक हैं तीनों, उनका नाम क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इसके अंतर्गत हम 3 पार्ट पे बात करेंगे। जो पहली हमारी किताब है उसमें जो पहला टॉपिक है वह है ईंट, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, इस शीर्षक के अंतर्गत जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता पे बात करेंगे, जो 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। और इस पे जो अध्ययन का हमारा आधार होगा वो होगा पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? प्राचीनतम सभ्यताओं की खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे ईंट, मनके, पत्थर, शिलालेख, प्राचीन नगरों के अवशेष, मृद भांड, ये सभी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और इन्हीं के आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो वह राजा, किसान तथा नगर। ठीक है, क्या है? राजा, किसान तथा नगर। इनके अंतर्गत हम जो आरंभिक राज्य स्थापित हुए उन पे बात करेंगे। तो जैसे हम महाजनपद काल की बात करें, किसकी? महाजनपद काल, तो हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इन्हीं 16 महाजनपदों में आगे क्या बनता है? मगध स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक महाजनपद अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित हो जाता है और उसी पे बाद में मौर्य और गुप्त वंश राज करते हैं। तो इनमें मौर्य काल में जो महान शासक हुए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे अशोक हो, उसकी बात करेंगे हम इस टॉपिक में। और गुप्तों में समुद्रगुप्त की बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। समुद्रगुप्त के द्वारा क्या अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर किया गया था तो उसे किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, ये हम किस में बात करेंगे? राजा, किसान तथा नगर में। ठीक है, तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वह है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। मतलब कुल 1200 साल के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आरंभिक समाज, जाति, विवाह, वर्ण आदि पे बात करेंगे। अब आरंभिक समाज में जैसे हम वर्ण की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि वर्ण का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, फिर वर्ण किस प्रकार अस्तित्व में आया, क्या वर्ण कर्म आधारित था या जन्म आधारित था। ठीक है, फिर जाति भी इसी आधार पे हम बात करेंगे। और फिर समाज में विवाह क्या था, क्यों था, कैसे था, विवाह के प्रकार कितने हैं। ठीक है, विवाह आवश्यक है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हम किसके अंतर्गत बात करेंगे? बंधुत्व, जाति और वर्ग के अंतर्गत बात करेंगे। जो हमारा चौथा टॉपिक है वह है विचारक, विश्वास और इमारतें। चौथा टॉपिक क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके अंतर्गत हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात इसके अंतर्गत भी हम 1200 साल के इतिहास में जो विचारक हुए, अर्थात महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध का उल्लेख है, इसी कारण इसको बौद्ध काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इनकी जो शिक्षाएं थी, इनके जो सिद्धांत थे, ठीक है, उनकी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर विश्वास की बात की जाए तो नियतिवाद, भौतिकवाद। ठीक, जो हमारी विचारधारा है, जो विश्वास है, कुछ लोगों का विश्वास है कि पहले से ही सृष्टि में सब कुछ नियत है और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, उसी को नियतिवाद कह देते हैं। ठीक, दूसरा है भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या है? सब कुछ इसी संसार में है। फिर कर्मवाद, जैसे गीता का मूल भाव कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तो कर्मवाद। इन सभी पे बात किस में करेंगे? हम चौथी यूनिट में करेंगे। और इसी में हम बात करेंगे कला के अंतर्गत हम मूर्ति कला, वास्तुकला, ठीक है, चित्रकला, सभी कलाओं को शामिल करेंगे। जैसे हम स्तूप के बारे में बात करेंगे, मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, चित्रकला के अंतर्गत बाघ की गुफाओं, ठीक, अजंता की गुफाओं आदि पे बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। और फर्स्ट पार्ट पे बात करने के बाद अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट या इतिहास की दूसरी पुस्तक। अगर पार्ट 2 की अगर साथियों बात की जाए
तो पार्ट 2 के अंतर्गत या हमारी जो दूसरी इतिहास की पुस्तक है उसका नाम भी भारतीय इतिहास के कुछ विषय ही हैं। तो इसमें अगर हम 5वीं यूनिट की बात करें तो इस यूनिट का नाम है यात्रियों का नज़रिया। अब ये यात्रियों का नज़रिया, इसके अंतर्गत जो हमारे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और आगे 16वीं 17वीं शताब्दी तक जो यात्री भारत में आते हैं उन सभी के नज़रिए पे बात करेंगे, चाहे वो फाहियान हो, चाहे हेनशांग हो, चाहे फ्रांसिस बर्नियर हो, चाहे पीटर मुंडी हो, ठीक है। इन सभी ने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में अपना जो नज़रिया अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किया, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। जो हमारी 6ठी यूनिट है उसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। क्या नाम है? भक्ति सूफी परंपराएं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो भक्ति प्रारंभ होती है वो कहाँ से होता है, ठीक है, उसका जन्म कहाँ से होता है, वो कौन कौन से मत में विभाजित रही। जैसे हम भक्ति की बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत या सनातन धर्म के अंतर्गत यह शैव और वैष्णव 2 परंपराओं में विकसित हुई, ठीक है, 2 धर्मों के रूप में विकसित हुई। कुछ शैव अनुयायी हुए, कुछ वैष्णव अनुयायी हुए। वहीं आगे चलकर हम सूफी मत को भारत में प्रचलित तो प्रसारित होते देखते हैं। तो सूफी मत के अंतर्गत जो संप्रदाय यहाँ विकसित हुए, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सुरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, कादरी संप्रदाय, उन सभी की बात हम किस में करेंगे? इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा, इनसे संबंधित जो श्रद्धा ग्रंथ हैं उसकी चर्चा भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। 7वीं जो हमारी यूनिट है उसमें एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है, उस यूनिट की जो हेडिंग है वो क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी किसकी? विजयनगर की, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, ठीक है। और हम्पी या विजयनगर की स्थापना किन परिस्थितियों में होती है? इसकी स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां थी, उसकी जो राजनीतिक स्थितियां थी, उसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। अगला है किसान, जमींदार और राज्य। जो 8वीं यूनिट है हमारी उसका क्या नाम है? किसान, जमींदार और राज्य। तो इसके अंतर्गत हम 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो साम्राज्य रहे, ठीक है, अर्थात जो मुगल काल रहा 16वीं शताब्दी के बीच में, उसके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसमें किसानों की कैसी स्थिति थी, जमींदारों के प्रति क्या नीतियां थी, ठीक है, राज्य किस प्रकार की स्थिति में था, इस सभी पे चर्चा हम करेंगे। और 9वीं यूनिट के अंतर्गत राजा और विभिन्न वृत्तांत, ठीक है। जो 9वीं यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे, यह भी हम मध्यकाल में मुगल जो दरबार था उस पे आधारित जो परंपराएं थी, मुगल दरबार में जो परंपराएं प्रचलित थी उन पे बात करेंगे। और किस बेस पे करेंगे? इस समय के जो वृत्तांत लिखे गए या जो रचनाएं की गई उनके आधार पर, जैसे हुमायूंनामा, अकबरनामा या आईने अकबरी, ठीक है, इन सब के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। तो जो 3rd पार्ट के अंतर्गत या इतिहास की जो हमारी तीसरी पुस्तक है उस पर जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारा जो 10वां टॉपिक होगा या 10वीं यूनिट होगी उसका नाम है उपनिवेशवाद व देहात, ठीक है। नाम क्या है? उपनिवेशवाद या देहात। तो जो हमारा उपनिवेश काल हुआ या अंग्रेजों के भारत में आने के बाद उनकी जो नीतियां रही उनका अध्ययन हम करेंगे। किसके आधार पर? सरकारी अभिलेखों के आधार पर। जो सरकारी अभिलेख हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं उन्हीं के आधार पर हम इसकी बात करेंगे। 11वीं यूनिट में हमारा जो विषय है वह विद्रोही और राज्य, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, किन परिस्थितियों में क्रांति हुई, उसकी असफलता के पीछे क्या कारण थे, ठीक है। तो इन सब की बात हम किस में करेंगे? 11वीं यूनिट में, ठीक है। 12वीं यूनिट में जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, इसके अंतर्गत हम नगर योजना और उनके संस्थापकों की बात करेंगे। तो औपनिवेशिक शहर मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो हमारे चारों मेट्रो शहर हैं इनकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही की गई है। हमारे चारों मेट्रो कहा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे और किन परिस्थितियों में इनके द्वारा इन शहरों की स्थापना की गई और इनके पीछे इनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। जो 13वीं यूनिट हमारी है उसका नाम है गांधी युग में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो 13वीं यूनिट में हम गांधी जी का भारत में आगमन होता है, उसके बाद जो भारत की स्थिति रही, जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा, उस पे बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम किस पे बात करेंगे? उसमें चंपारण, अहमदाबाद किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च,
भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इन सभी पे बात हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, मतलब गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा उसके अंतर्गत उसकी बात हम किस में करेंगे, गांधी युग में राष्ट्रीय आंदोलन। फिर जो हमारा 14वां टॉपिक है वह विभाजन की समझ। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है, विभाजन की समझ। तो इसमें हम भारत और पाकिस्तान, भारत जब दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हमारे एक अंग को, पाकिस्तान को भारत से पृथक कर दिया गया, तो उसके क्या कारण थे, उसके लिए कौन उत्तरदायी था, जिन्ना उत्तरदायी थे या कोई और नेता उत्तरदायी था या अंग्रेज इसके लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, किन परिस्थितियों में विभाजन होता है और इसे क्यों स्वीकार किया गया, गांधी जी ने इन्हें क्यों स्वीकार किया, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने अंततः विभाजन को क्यों स्वीकार किया जबकि ये इसके विरुद्ध थे। तो उन सभी पे चर्चा हम किस में करेंगे, 14वीं यूनिट में विभाजन की समझ पर। और आखिरी 15वीं यूनिट जिसका नाम है संविधान का निर्माण। अब हम स्वतंत्र हो गए थे और फिर हम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये गणतंत्र की जो स्थापना होती है वो इस संविधान के निर्माण की चलते ही होती है। तो संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ठीक है, अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में क्या योगदान था, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे संविधान का निर्माण के अंतर्गत। तो ये बात हुई हमारे 12th क्लास के जो नया सिलेबस आया है उस पर। अब कुछ टॉपिक हैं जो पहले हमें इस पे चर्चा की जा चुकी है, जैसे महाजनपद काल की हम बात करें तो महाजनपद काल मेरे द्वारा पहले भी पढ़ाया जा चुका है। चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, ये कुछ टॉपिक हैं जो अब तक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और कुछ जो नए टॉपिक अब इसमें ऐड हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भी जैसे मैंने प्रारंभ करा दिया है। तो जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पे हम आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की जो चर्चा है हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम इनमें से किसी टॉपिक के साथ एक बार आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।